इसी एक चीज़ को लेकर संघ के कार्यकर्ता सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेरे जैसे जो सामान्य होते हैं वो छोटे काम करते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी जैसे हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। सौभाग्य से आज देश की परिस्थिति बदली है, तो नई नई अच्छी जानकारियाँ, जिन लोगों का इसमें भूमिका रही स्वतंत्रता में, सुभाष चंद्र बोस के नाम को भी बड़ी अच्छी तरह से मोदी जी ने आगे किया है, तो ये चीज़ें ठीक होंगी, दुनिया को पता चलेगा कि भारत कैसे आगे। ऐसा है कि सेवा जो है वो भारत के मूल स्वभाव है, हमारे डीएनए में है सेवा। सारी दुनिया में कोविड में लोग मरे, किसी ने किसी को खाना नहीं खिलाया, लेकिन भारत में आप सरकार ने जो किया, लेकिन भारत के लोगों ने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। एकल विद्यालय यानी वन टीचर स्कूल। जब हम वन टीचर स्कूल के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि एक स्कूल है जिसको एक टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है, या फिर एक ही टीचर उस स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन ऐसे भारत में 1 लाख विद्यालय, और इन 1 लाख विद्यालयों को संचालित करने के लिए लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सेवाव्रती लगे हुए हैं। इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग लगे हुए हैं जो इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको उसकी ऊंचाई तक लेके जा रहे हैं, जिनमें देश के कई उद्योगपति भी हैं, सेवा करने वाले समाज सेवी भी हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद हैं, सुमन धीर जी, जो विगत एक दशक से एकल अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष हैं, और जो एकल अभियान की योजना है ये आगे कैसे जाए, कैसे ये और बेहतर हो, इन सब चीज़ों पे ये काम कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास शो स्पॉटलाइट में आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि ये जो एकल अभियान है, आप पिछले 13 वर्षों से इससे जुड़े हुए हैं, तो आप कैसे एकल अभियान से जुड़े और आपको ये संस्थान कैसे अलग लगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं शुरू से ही संघ का कार्यकर्ता रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ। एकल में अपनी पत्नी के माध्यम से मैं जुड़ा। मेरी धर्मपत्नी 2001 से एकल में जुड़ी थी, तो एकल से परिचय मेरा तब से है। लेकिन 2012 में मुझे ऐसा लगा, और कुछ माननीय श्याम जी की इच्छा थी कि मैं एकल में काम करूं, तो तब से मैं एकल में आ गया। शुरू के वर्ष तो सीखने में ही निकल गए, कुछ समय लगता है क्योंकि बहुत बड़ा संगठन है एकल, तो इतने बड़े संगठन को, और कई आयाम हैं कई तरह के, सब चीज़ों को समझते समझते समय लगा। और माननीय श्याम जी ने तो मुझे लगभग हर काम में लगाया, एक के बाद दूसरा, हर साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद कोई ना कोई नया काम देते गए, जिसके कारण से मुझे एकल को समझने में और एकल को सीखने में बहुत सुविधा। आपने बात की श्याम जी की, उनके बिना एकल की कल्पना ही अधूरी है। लेकिन जब भी किसी से बात करता हूँ, चाहे वो उद्योगपति हो, समाज सेवी हो, या एक ज़मीनी स्तर का कार्यकर्ता, सबका एक ही जवाब होता है कि श्याम जी में जादू है, जो लोगों को सम्मोहित करने की जादू है और अभियान में जोड़ने की। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ जो आपको उनके विचार बेहतर लगे और आपने अपना सर्वस्व एकल को दे दिया? ऐसा है कि श्याम जी भी, उनकी भी बैकग्राउंड संघ की है, और संघ के वो वरिष्ठ प्रचारक हैं। इस नाते श्याम जी के प्रति मन में हमारी श्रद्धा तो पहले से। लेकिन जब उनसे संपर्क आया, मेरी पत्नी क्योंकि कार्यकर्ता थी तो घर में आए, बातचीत हुई। मैं संघ में काम कर रहा था उस समय, जो भी मेरा दायित्व था, तो श्याम जी की इच्छा थी कि मैं एकल में काम करूं। मैंने भी उनको कहा, और श्याम जी की जो बातचीत थी, 2009 में मुंबई में एक श्रीहरि का कुंभ हुआ था, तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि आप जाओगे तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। तो हम दोनों वहाँ गए। तो 3 दिन वहाँ जो मैं रहा और वहाँ जो देखा, जिस प्रकार से सारा चीज़ें चली, उससे मुझे एकल के बारे में मेरी धारणा पक्की हो गई कि ये एक ऐसा काम है जिससे समाज को खड़ा करने में, संगठन बनाने में, समाज को अच्छे रास्ते पर ले जाने में काम हो सकता है। इसलिए मैं तब से अपने मन में सोचने लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं किसी को भी कि मैं जुड़ूंगा। लेकिन 2012 में ऐसा मौका आया कि संघ ने मुझे
दायित्व मुक्त कर दिया। संघ में बड़ा दायित्व था मेरे पास, दक्षिणी विभाग दिल्ली का मैं संघ चालक था। तो जब उन्होंने मुझे मुक्त किया तो मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था। मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ सारा जीवन, बचपन से ही लगा रहा हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि अभी मुझे एकल में काम करना चाहिए, तब मैं एकल में आ गया। आप 2012 में एकल से जुड़े, एकल के कार्यों को देखा जो पंचमुखी शिक्षा है या फिर 5 आयामों पे जो एकल काम कर रहा है, और आज 2025 है, 13 सालों में आपने एकल को कैसे देखा और एकल को बदलते हुए आज और 2012 का अगर बात करें, जो 2012 में एकल अभियान काम कर रहा था, आज जो काम कर रहा है, कितना अंतर आया है और ये भारतीय हमारी सभ्यता संस्कृति को बचाने में एकल का योगदान कैसे आप? जिस समय मैं आया उस समय श्रीहरि आयाम बड़ा छोटा सा था। एकल विद्यालय भी 50,000 से कम थे, शायद 40-42 हज़ार के आसपास थे 2012 में। पहला लक्ष्य उसमें ये आया कि भाई हमें 60,000 करने चाहिए, तो फिर 60 हुए, फिर लगभग मेरा ख्याल 2017 में या 2017 में प्रॉबेबली जी टीवी परिवार का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में माननीय मोदी जी आए थे, तो माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि एकल विद्यालय 60,000 गांव में चलता है, इसका लक्ष्य तो 1 लाख का करना चाहिए। तो उन्होंने तो 4-5 साल में कहा था, लेकिन एकल ने इसको एक चैलेंज के रूप में एक्सेप्ट किया और योजना उस हिसाब से बनी कि हम 2019 के नवंबर में 1 लाखवां एकल विद्यालय गुजरात में खोलने में सफल हुए, जिसको आदरणीय मोदी जी ने संबोधित किया। तो इस तरह से एकल का काम चल रहा है। अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य तो अभी, क्योंकि उसके तुरंत बाद 2019 के तुरंत बाद कोविड आ गया, कोविड के कारण एक सेटबैक हुआ। लगातार लगभग 1.5-2 वर्षों तक कार्यकर्ताओं का प्रवास कम हुआ, फील्ड में आना जाना कम हुआ, हम लोगों का भी आना जाना कम हुआ। उसके कारण से बहुत सी चीज़ें जो थी जैसे चल रही थी, तो उसमें व्यवधान आ गया। उसके कारण से हम थोड़ा पीछे आए। अब उसको ठीक से करने के लिए, क्योंकि और चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, एकल विद्यालय तो हमारा सामाजिक संगठन के नाते एक प्रवेश द्वार है गांव में जाने का। वो तो प्रवेश द्वार के हिसाब से हम जाते एकल विद्यालय के साथ हैं, लेकिन उसके साथ बच्चों को अच्छे संस्कार मिलें, गांव के लोग अपनी भारतीय सभ्यता के साथ जुड़ें, इसका काम भी हम एकल सत्संग, श्रीहरि सत्संग के माध्यम से करते हैं। तो अब तो आगे हम विद्यालयों की संख्या बढ़ाने के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे इस समय, इतने मेंटेन करेंगे। लेकिन जो हमारे दूसरे आयाम हैं, जिसमें जागरण का काम है, जिसमें संस्कार शिक्षा का काम है, जिसमें समाज को, जिसको हम कहते हैं कि स्वावलंबी बनाने का काम है गाँव को, उस काम को अब आगे हम तरजीह देने का योजना है हमारी, और उस पर काम भी हो रहा है। अभी अमेरिका के माध्यम से 4 संच ऐसे हम डेवलप कर रहे हैं जो आदर्श संच के रूप में डेवलप करेंगे। तो उसमें एक पंजाब में है, एक जम्मू में है, 2 उत्तर प्रदेश में। जब हम इन 5 आयाम की बात करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि जो भी NGOs हैं या भी जो समाज सेवा का काम करती हैं, सब अलग अलग, कोई संस्कार के लिए काम कर रहा है, कोई ग्रामोत्थान के लिए काम कर रहा है, कोई जागरण के लिए काम कर रहा है, लेकिन एकल इकलौता ऐसा संस्थान है जो इन 5 पे काम कर रहा है। ये कैसे हो रहा है और इसके पीछे की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? ऐसा है कि माने श्याम जी ने कल्पना की होगी किसी ज़माने में, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता 60 के आसपास माने श्याम जी प्रचारक हो गए थे संघ के, और घर छोड़ दिया था उन्होंने जो कल्पना संजोई थी कि भाई जैसे संघ काम कर रहा है समाज को खड़ा करने का, ऐसा ही कुछ हमें भी, जो जहाँ संघ नहीं पहुँचा है वहाँ पर पहुँच के परिवर्तन की लहर चलानी चाहिए। तो गांव में विशेष करके हमारा केंद्र रहा। एकल विद्यालय भी शुरू हुआ तो गांव में ही शुरू हुआ। आज भी हम शहरों में बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं हैं। शहरों का सहयोग तो उस काम को चलाने के लिए जो आर्थिक सहायता होती है उसके संगठन बने हुए हैं। बड़े महानगरों में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई, बेंगलोर, हर स्थान पर है। उसमें मेरे जैसे सैकड़ों, मैं मानता हूँ हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं जो अपने व्यवसाय में भी लगे हुए हैं, अपने जीवन में अपने काम करते हुए इस काम को बढ़ाने में
जा रहे हैं, फील्ड में भी जाते हैं। अब जैसे मैं लगभग देश में घूमता रहता हूँ, इसी एक लक्ष्य को लेकर एकल के काम को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए ये मैं करता हूँ। आपने संघ की बात की। संघ 2025 का वर्ष संघ के लिए बहुत अहम है, ये शताब्दी वर्ष है और संघ इसको आगे बहुत जो 100 वर्षों की यात्रा देखे तो उसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रम भी चलाए। आपके लिए 100 वर्षों की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? आप तो एक स्वयंसेवक भी रहे हैं। ऐसा है कि 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने एक विद्यालय शुरू किया था जिसका नाम था, उन्होंने रखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे सामान्य भी होते हैं, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मेरिटोरियस भी होते हैं जो विद्यालय का नाम ऊंचा करते हैं, लेकिन टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, संघ जो सिखाता है वो एक ही चीज़ सबको सिखाता है, देशभक्ति, कंट्री फर्स्ट का भाव। संघ सबके मनों में एक तरह से उस जो पद्धति है उस पद्धति से डेवलप होता है। अब उसमें मेरी आयु भी मोदी जी के जितनी है, मैं भी लगभग 1965-66 के आसपास से, जब 14-15 साल का था तब से सक्रिय हूँ संघ में। मोदी जी भी लगभग उसी समय के हैं। कैसे आपका संघ से जुड़ाव कैसे हुआ? आप स्वयंसेवक कैसे? ऐसा है कि मेरे पिताजी संघ के कार्यकर्ता थे, इस नाते से मैं शायद 5 साल का या 6 साल का जब मैं था तो मैं उनकी उंगली पकड़ के शाखा में मैंने जाना शुरू किया। तब आप कहाँ रहते थे? तब हम बंगा में रहते थे। ये पंजाब में आजकल शहीद भगत सिंह नगर ज़िला है एक, उसमें एक कस्बा आता है, शहीद भगत सिंह का गांव भी बिल्कुल वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। संघ जीवन मेरा वहीं का है। तो जैसे आपके पिताजी पहले स्वयंसेवक थे, फिर आप स्वयंसेवक बने, तो ये लगभग आपके पिताजी जब स्वयंसेवक, मुझे लगता है 1940, हाँ, वो 1942 में पंजाब में काम शुरू हुआ था, तब से थे, तो उस समय आज शुरू हुआ, फिर आप आए। तो ये जो संघ का काम है पंजाब में, चाहे देश के सभी, मुझे लगता है कि सभी राज्यों में संघ का काम है, पंजाब में भी काम है, तो आप जब पहली बार जुड़े तो आपने क्या देखा, क्या सीखा और कैसे आपको प्रेरणा मिलती है? ऐसा है कि संघ का काम ऐसा है कि संघ के काम में जब आप लगते हो ना, उसमें से आप उससे जुड़ते जाते हैं। कई लोगों को लगता है संघ यानी हिंदुत्व। हाँ, संघ बिल्कुल वो तो है ही, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व संघ का एक मूल सिद्धांत है। तो उसके बिना तो हमारे विचार की कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन उसमें किसी को बाहर करना है ऐसा भाव नहीं है। संघ ये समझ के चलता है कि इस देश को मातृभूमि, पितृभूमि, कर्मभूमि मानने वाले सभी उसी भाव को हैं। पूजा पद्धति उन्होंने जो भी रखी हो, लेकिन वो भारत के प्रति समर्पित हैं, तो उनमें और मेरे में कोई अंतर नहीं है। इसी एक चीज़ को लेकर संघ के कार्यकर्ता सब क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। मेरे जैसे जो सामान्य होते हैं वो छोटे काम करते हैं, जो बहुत अच्छे हैं, मोदी जी जैसे हैं वो प्रधानमंत्री बने हैं, विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन ये संघ के उस विद्यालय की उपज है हम लोग। उस विद्यालय में हम पनपे, वहाँ से हमने सीखा। मैं आज अपने व्यक्तित्व में, अगर मैं आज कोई भी अपना मेरा गुण है, समाज में लोग मुझे मेरा सम्मान करते हैं, जो कुछ भी है वो मुझे संघ की देन है। मेरी जो कमी है वो सारी मेरी है, मैं नहीं उतना सीख पाया, मैं ये समझ के चला। अपने बात की अपने गृह जिले की, अपने गांव की, तो आपने बताया कि आप भगत सिंह के पड़ोसी गांव के रहने वाले। तो हम जब भी बचपन से भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियाँ सुन के बड़े, उनकी जब हम कहानियाँ सुनते हैं तो अपने आप में एक मोटिवेशन आता है, और राष्ट्र के प्रति ऐसा नहीं मोटिवेशन आता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, ये करना। मोटिवेशन सिर्फ इतना आता है कि यार हम भी, भगत सिंह जो 28 साल की उम्र में देश के लिए इतना कुछ कर गए, हम भी उस चीज़ को करें। तो आप तो वहाँ से थे, तो आप लोग, और जब आपका बचपन बढ़ रहा था कि उसमें तो भगत सिंह और देश आज़ाद ही हुआ था, बाकी सारी चीज़ें चल रही थी, तो आपने उस चीज़ को कैसे प्रेरणा लिया? और मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि उस गांव का क्या परिवेश है, वहाँ के लोग कैसे हैं, और वो भगत सिंह के लिए कैसे? ऐसा है, जब हम छोटे छोटे थे, संयोग ऐसा था कि हमारे पिताजी का शहीद भगत सिंह के पिताजी से बड़ा अच्छा संबंध था, मित्रता थी। थोड़ा आयु में वो बड़े थे,
हमारे पिताजी छोटी आयु के थे, लेकिन उनका बड़ा अच्छा था, घर में आना जाना था उनके पिताजी का। मुझे उनके पिताजी का याद नहीं है, लेकिन शहीद भगत सिंह के माताजी के साथ मैं ऐसे ही मैंने बात की है बचपन में, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। एक प्रेरणा का भाव उनके गांव में, घर में जब जाते थे तो मैंने बीबी जी से खुद सुना है कि 3 साल का भगत सिंह ये कहता था कि दंबूका बीजांगे थी, मतलब बंदूकें बोएंगे तो बंदूकें फिर और उसको फसल लगेगी तो फिर हम अंग्रेज़ों को मारेंगे। तो ये बात भगत सिंह के बारे में बहुत से लोगों ने सुनी होगी, लेकिन मैंने ये उनके माताजी के मुख से सुनी हुई बात बता रहा हूँ। इसलिए उनके प्रति श्रद्धा का भाव, शहीद भगत सिंह के एक भतीजा शहीद भगत सिंह का, वो तो बहुत समय तक हमारे घर में रह के उसने पढ़ाई की है, उस परिवार के साथ बहुत निकट का। आपने बताया कि भगत सिंह की माताजी से आपकी बात हुई, तो मुझे कोई एक आधा और रोचक किस्सा बताया जो भगत सिंह से जुड़ा हो, जो हमारे लिए अनसुना हो। क्योंकि क्या है कि हमारी जो किताबें सिर्फ भगत सिंह के बारे में इतनी बताई गई कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, फांसी पे चढ़े, उनकी बाकी जो चीज़ थोड़ा सा आप हमें वो। ऐसा है, शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी अमर कौर, वो भी हमारे घर में आती थी। अब मैं बचपन की और तो घटना ये तो मेरे ध्यान में थी, मैं याद नहीं कर पा रहा, लेकिन जो बीबी अमर कौर जी ने मुझे बात बताई थी वो मैं आपको बता सकता हूँ कि बीबी अमर कौर जी ने मुझे बताया कि वो शायद बहुत छोटी थी जब शहीद भगत सिंह की शहीदी हो गई, तो घर में एक गमी का माहौल तो होता ही है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारे पिताजी ने कहा कि रोना नहीं, बेटा देश के लिए चला गया, मैं तो मेरे दूसरे पुत्रों को भी चाहूँगा कि भी देश के लिए मरना जो है ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। और उनके पिताजी ने उनको, बीबी अमर कौर को बताया कि भगत सिंह ये कहता था कि मैं तो दोबारा भी जन्मूंगा तो इसी धरती पे जन्म लूँगा, और अगर अंग्रेज़ तब तक रहे तो इनको फिर खदेड़ूंगा। ये बात भी हमने शहीद भगत सिंह की छोटी बहन बीबी अमर कौर के मुख से सुनी। अभी आज जब भी बात होती है आज़ादी की, देश के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर जो भी नीति बनाने वाले हैं, हम अक्सर बहुत लोगों की चर्चा सुनते हैं, लेकिन ऐसे क्रांतिकारियों की चर्चा बहुत कम होती है। चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, राम प्रसाद बिस्मिल हो, सुखदेव हो, राजगुरु हो, इनको बस किताबों तक समेट दिया गया। बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि जितनी हमने गांधी के बारे में पढ़ी, जितनी हमने नेहरू जी के बारे में पढ़ी या सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ी, उतनी चीज़ें हमने इनके बारे में नहीं पढ़ी। जबकि इन्होंने एक जो यूथ है, जो देश का दिशा तय करने वाला है, उनको इनकी कहानियाँ पढ़नी चाहिए। क्योंकि हर आदमी, जब भी आप, ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जो भगत सिंह की कहानी पढ़े और उसके अंदर एक ऊर्जा ना आए, लेकिन उस ऊर्जा को संचारित करने का कार्य ही नहीं होता। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि ये क्यों है? ऐसा है, देश का ये दुर्भाग्य है कि देश में वो विचार प्रभावी हो गया स्वतंत्रता के बाद, जिस विचार ने मालवीय जी के, इस पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मैं बात बता रहा हूँ, जब शहीद भगत सिंह को फांसी की घोषणा हो गई तो मालवीय जी ने एक प्रस्ताव बनाया, कांग्रेस के अन्य नेताओं के सामने रखा कि हम भगत सिंह के लिए मर्सी पिटीशन या कोई हम सरकार को कहें कि भाई उसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए। लेकिन मालवीय जी ने उस समय जो वॉइस रहे थे उनसे समय मांगा, उनको मिलने गए, उनको ये बात कही तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव दे दीजिए तो हम विचार करेंगे इस पे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि ये वही विचार स्वतंत्रता के बाद भी प्रभावी रहा। उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने, अब ये तो नहीं कहा जा सकता किसके इशारे पर, उस प्रस्ताव को साइन करने के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया। मालवीय जी ने फिर उसको, उस विषय को छोड़ दिया। यही विचार स्वतंत्रता के बाद प्रभावी हो गया, क्योंकि एक नैरेटिव देश में बनना था कि भाई स्वतंत्रता जो मिली है वो चरखे से मिली है या अहिंसा से मिली है, तो उसके कारण से
वो जो उनकी जो भूमिका थी हमारे क्रांतिकारियों की, उस भूमिका को एकदम गौण कर दिया गया। इतिहास को भी उसी तरह से लिखा गया, पढ़ाया भी उसी तरह से गया। हम सौभाग्यशाली है कि बचपन में हमें फिर भी कबीर, तुलसी, सूरदास हमने पढ़े हैं, लेकिन बाद के दिनों में पिछले 20-25 सालों में तो हमने देखा ही नहीं, तुलसी भी गया, सूरदास भी गया, किसी को कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा, कबीर जी के विषय में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। तो इस तरह से जिन चीज़ों से भारतीय भाव पुष्ट होता हो, उस भाव को ही एक प्रकार से इग्नोर किया गया। उसी भाव के कारण वो चीज़ जो है वो हमारी नीचे चली गई। हमारी नई पीढ़ी को भारत के लोगों ने किस तरह से संघर्ष किया, इस्लाम जहाँ जहाँ गया 15, 20, 25, 30 साल में वो वहाँ का मूल समाज नष्ट हो गया, लेकिन हम भारत के लोगों ने उस जो मूल समाज के हैं, हम लोगों ने अपने आप को बचा के रखा। इसमें कुछ ना कुछ तो हमारा विशिष्ट था, जो हमने संघर्ष किया, जो उनसे लड़ाई की, अपने विचारों को हमने संभाला, मरना स्वीकार किया। और दुनिया में कहीं किसी ने मरना स्वीकार नहीं किया। हमारे देश में लोगों ने, शहीद वीर हकीकत राय का उदाहरण आप ले लीजिए, 12 साल का 11 साल का बच्चा, वो कहता है कि मैंने जो कहा है वो मैंने ठीक कहा है, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो उसको कहा कि तेरे को फांसी हो जाएगी, तेरे को मार दिया जाएगा। उसने कहा कोई नहीं, मैं मरना तैयार है, मैं अपना नहीं छोड़ूंगा। तो उस भाव को अंग्रेज़ों ने तो कोशिश की ही थी कि भाई ये भाव भारतीयों में समाप्त हो जाए, उसके बाद भी वही चलता रहा। लेकिन सौभाग्य से आज देश की परिस्थिति बदली है, तो नई नई अच्छी जानकारियाँ, जिन लोगों का इसमें भूमिका रही स्वतंत्रता में, सुभाष चंद्र बोस के नाम को भी बड़ी अच्छी तरह से मोदी जी ने आगे किया है। तो ये चीज़ें ठीक होंगी, दुनिया को पता चलेगा कि भारत कैसे आगे, कैसे भारत का भूतकाल क्या था, भविष्य भी अच्छा हो। बात हमारे एजुकेशन सिस्टम की हुई, जो पहले अंग्रेज़ों ने जो थोपी वही हम चलते आ रहे थे। अभी भी ऐसी बहुत सारी उस व्यवस्था में कमियां हैं जिनको दूर की जानी चाहिए। जैसे मैं भी जब इतिहास पढ़ता था, क्योंकि मुझे जब 12वीं तक, क्योंकि जो बेस होता है 10 तक होता है, 10 के बाद वो आपकी मर्ज़ी, आप मैथ पढ़ो, इतिहास पढ़ो या कुछ पढ़ो। लेकिन जो 10 तक हमने पढ़ा, हम यही पढ़ते आ रहे कि 1192 में गोरी आया, गोरी के बाद मुग़ल आए, और मुग़ल के बाद सीधा अंग्रेज़ आ गए और ख़त्म। तो उसका, लेकिन हमारा इतिहास इससे भी ज़्यादा बेहतर है और लोगों को समझने और एक जीवन शैली के बराबर है, कि जो बताता है कि हमें जीवन जीना कैसे चाहिए। तो इन सब चीज़ों को, क्योंकि देखिए जब भी हम पढ़ते हैं हमारे जो संविधान है बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे जीवन की कला थी वो गीता, जो पूरे जीवन का सार बताती है, वो आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक, उसका कहीं जिक्र नहीं आता। तो ये सारी सिस्टम्स, क्या हमें वाकई में इन पे काम करना चाहिए, बदलना चाहिए और लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तभी वो आगे इस पर रिसर्च भी करेंगे। जिनको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो आगे इस पर रिसर्च कैसे करेंगे। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ इतिहास की। जब श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो भारत का रूस के साथ तब उससे पहले से ही बड़ा अच्छा संबंध था। तो रूस में कोई एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने अपने, जैसे कोई 50 वर्ष हुए उनके या कुछ ऐसा, बोल्शेविक क्रांति के कितने, कुछ ऐसा बड़ा, एक मुझे ये ध्यान नहीं है कि क्या था, कोई एक बड़ा कार्यक्रम किया। तो उसमें भारत के लोग ही, भारत की भी एक बड़ा कंटिंजेंट वहाँ उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया। तो अब भारत को वहाँ प्रस्तुत करना था, तो भारत को प्रस्तुत करने के लिए तो मुग़ल काल की चीज़ें तो प्रस्तुत नहीं की जा सकती। मुग़ल काल में तो कोई भवन भी नहीं है ऐसा कि जिसको दिखाया जा सके कि बनाया, वो सारा पहले का ही बना हुआ है। तो वहाँ जो कुछ भी दिखाया, जितना भी गया, उस समय तो कांग्रेस ही थी, भाजपा तो नहीं थी, लेकिन जो कुछ भी दिखाया गया वो भारतीय मूल समाज की जो विशेषताएं थी, उन्हीं विशेषताओं को वहाँ दिखाया गया और उसको सराहा भी गया और उसका प्रभाव भी अच्छा गया। तो ये जो चीज़ है ना, भारत के मूल भाव को, भारत की जो विशेषता है वो है उसका अध्यात्म। हमारा अध्यात्म, कहीं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या,
जब भगवान कृष्ण अपनी 10वें अध्याय में अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो उसमें बहुत सी बातें कहते हैं कि पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं पीपल हूँ, पशुओं में मैं गाय हूँ। 70-72 चीज़ों के बारे में जो सबसे श्रेष्ठ है उस समय की। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, ऐसा कहते हैं। तो उसमें एक ये विषय वो कहते हैं कि विद्याओं में मैं अध्यात्म। तो अध्यात्म को चोट पहुंचाई, मुगल नहीं पहुंचा पाए अध्यात्म के भाव को चोट। उस समय हम अध्यात्म का भाव लेकर ही चले। हमारी जितनी भी मुगल काल में जितने भी संत हुए उन्होंने उस भाव को जीवित रखा, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस बात पे चोट की। उन्होंने कहा अध्यात्म क्या होता है, जबकि विद्याओं में अध्यात्म, भगवान कृष्ण का कहने का भाव ये है अगर विद्याओं में अध्यात्म वो है तो इसका मतलब ये है कि सब विद्याओं से श्रेष्ठ विद्या अध्यात्म है। तो उसको धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। अध्यात्म जो है एक अलग चीज़ है। तो अब ये चीज़ें सारी चलती रही हैं। गीता तो छूटी गई थी हमने तो बचपन में गीता के बारे में केवल सुनते थे, लेकिन गीता कोई पढ़ाई जाती हो, गीता के कुछ श्लोक बताए जाते हों, ऐसा कोई हमारे करिकुलम में नहीं था। रादर मोदी जी के आने से पहले तक विदेश कोई भी भारत का नेता जाता तो वो ताजमहल का एक स्टैचू लेके जाता था भेंट करने के लिए। और मोदी जी के आने के बाद उन्होंने भारतीय ग्रंथों को लगभग गीता उन्होंने सारे विश्व के प्रत्येक लीडर को उन्होंने गीता भेंट की है। और गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद दुनिया की हर भाषा में हो चुका है, क्योंकि वो ज्ञान का भंडार है और बहुत लॉजिकली सारी बातें की गई हैं। तो जो नैरेटिव चला था कम्युनिस्टों के प्रभाव के कारण, उस नैरेटिव के कारण गीता भी एक तरह से पीछे छूट गई थी। अब चीज़ें आगे आनी शुरू। तो आप अभी आपने बात की मोदी जी के आने के बाद से इतने से, तो क्या आपको भी लगता है ये वाकई पुनर्जागरण का काल है 2024 के बाद से हमारी सभ्यता संस्कृति? ये तो है ही। 1990 के दशक में एक भारतीय अमेरिकन थे, शायद उनका नाम रवि बत्रा था, वो इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये घोषणा की थी तब कि अगले 30-35 वर्षों में भारत दुनिया की प्रथम श्रेणी में खड़ा हो जाएगा। ये बात मैं 1990 की कर रहा हूँ। हम लोग क्योंकि संघ के स्वयंसेवक थे, हम तो इस सपने को ही बचपन से ही जी रहे थे कि भारत विश्वगुरु बने, भारत परम वैभव को प्राप्त करे। तो बात हमें बहुत अच्छी लगती थी रवि बत्रा की। तो हम तो उसको कोट करते थे कि भाई आने वाला समय है वो भारत का है। और आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको साकार होते हुए देख रहे हैं। एक चीज़ और मैं पीछे से जाना चाहूँगा कि जो आपने बात की अध्यात्म, जो हमारा मूल भाव था सेवा का, वो भी आज छीड़ होता जा रहा है। लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, सेवा को पीछे छोड़ दें। लेकिन आप जैसे लोग हैं जिनके लिए सेवा परम है, तो ये काम कर रहे हैं, तो ये आने वाली जनरेशन में कैसे आए, कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, इसके लिए आप? देखिए, ऐसा है कि सेवा जो है वो भारत के मूल स्वभाव है, हमारे डीएनए में है सेवा। सारी दुनिया में कोविड में लोग मरे, किसी ने किसी को खाना नहीं खिलाया, लेकिन भारत में आप सरकार ने जो किया, लेकिन भारत के लोगों ने किसी को भूखा नहीं मरने दिया। ये जो विशेषता है ना, ये हमारे डीएनए में है। अब समय के साथ चीज़ें परिवर्तित होती हैं। जब ह्रास होता है समाज का, तो समाज अपने जो सात्विक गुण हैं, जो आज हम ये कहते हैं जी सिविक सेंस नहीं है भारतीयों में, तो सिविक सेंस होने का जो उनमें आए, उसको करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, जो विद्यालयों में पढ़ाई होनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें क्योंकि हुई नहीं, तो सिविक सेंस भी खत्म हो गई। बिना बात के गुस्सा करके किसी को मार देना। आज आप विद्यालयों में देखिए, 9वीं 10वीं के बच्चे, लड़ाई हो गई तो 4 दोस्त इकट्ठे करके उसको इतना पीट देना कि वो मर जाए। ये जो चीज़ें हैं, ये उस शिक्षा के तरीके को जो हमें इनटॉलरेंस एक तरह से सिखाती है,
उसके कारण से ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि भाई अब चीज़ें जैसे जैसे बदल रही हैं, इस पर भी धीरे धीरे ध्यान सरकार भी देगी और समाज तो दे ही रहा है। संघ ने भी इस पे परिवार प्रबोधन का काम है, संघ भी पर्यावरण के विषय में बहुत गहराई से लगा हुआ है, कर रहे हैं। हम लोग भी वो जो उनकी 5 योजनाएं हैं उनको जल्दी से जल्दी देश में चलाने के लिए एकल पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। अब मैं आपके निजी जीवन की बात करूंगा कि आप बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहे, फिर जो अपना व्यवसाय भी किया, फिर समाज सेवा से जुड़ी, तो ये सब कैसे मुमकिन हो गया? कि जैसे प्रायः क्या होता है कि आजकल जो ह्यूमन साइकोलॉजी है या जो हमारा नेचर है कि आदमी अगर अपना धन बना रहा है तो आदमी धन बनाने की ओर लगा रहता है कि नौकरी करना है, व्यवसाय करना है। आपने व्यवसाय किया, फिर उसके बाद व्यवसाय को छोड़कर समाज सेवा में जुड़ गए, और आप जैसे एक होता है ना परमानेंट जॉब जो है वो आपकी सेवा ही है। तो इसको कैसे किया? एक जो अपना जमा व्यवसाय छोड़ा, फिर आप सेवा में आए और आपको उससे ज़्यादा बेहतर ये लगा और इसी में जुड़े। देखिए, ऐसा है कि कुछ भाव बचपन में आ जाते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम संघ के अधिकारी बड़े बड़े हमारे घर में आते थे, रुकते थे। मुझे याद है शायद 63 या 64 की बात, में 13-14 साल का रहा होऊंगा। पूज्य बाबा साहब आपटे हमारे घर में आए थे, 3 दिन का उनका प्रवास था, तो हमारे घर में रुके थे। तो संघ के प्रचारकों का जैसा स्वभाव होता है, भोजन करके वो अपने चारपाई होती थी, उसके ऊपर उन्होंने आराम करना होता था, तो वो मुझे बुला लेते थे अपने पास, बेड पे बिठाते थे, बातें करते थे परिवार की। अच्छा, कौन कौन है घर में, परिवार में कितने लोग हैं, कितने बहन हैं, कितने भाई, पूरी जानकारी वो उन्होंने कभी हमारे पिताजी से नहीं ली होगी, मुझसे उन्होंने जानकारी ली। अच्छा, कितनी बहनें हैं, शादी किसकी हो गई, किसकी नहीं हुई। तो उस आयु तक मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी। तो शाखा में जाते हो, उन्होंने पूछा, मैंने कहा हाँ जाता हूँ। अच्छा, तेरे पास जिम्मेदारी क्या है? मैंने कहा मैं गठनायक हूँ। तेरे को पता है गठनायक का काम क्या होता है? ऐसे एक बीज डालना ये काम उन्होंने किया। तब उन्होंने मुझे एक प्रश्न और कर दिया। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा, प्रचारक जाओगे? अब 12-13 साल के बच्चे को क्या पता कि क्या प्रचारक होता है, क्या होता है, लेकिन संघ का काम कर रहे थे। संघ के प्रचारक घर में आते थे, तो हमने भी कह दिया कि हाँ जी मैं जाऊँगा। तो लेकिन वो बीज उस समय डल गया। बीज रूप में संघ का प्रचारक बनना है। मैं 5 बहनों का एक भाई हूँ। ये होते हुए भी वो ऐसा बीज पड़ा था। बाद में जब अपनी पढ़ाई पूरी करके मैं संघ का प्रचारक बन गया, फिर घर के हालात ऐसे थे कि मुझे मैं ज़्यादा समय नहीं लगा पाया, लेकिन उसी समय मैंने सोच लिया था कि 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मैं अपने लिए काम करूँगा। उसके बाद फिर मैं समाज के लिए काम करूँगा, जितना समय भी मिलेगा। और वो मुझे सौभाग्य से, मैं 2015 में 65 वर्ष का हो गया था। 60 वर्ष में मैं नहीं समाप्त उसको कर पाया, तो मैं तब तक एकल के संपर्क में आ गया था। श्याम जी ने मुझे कहा कि अब तुम्हें वानप्रस्थी बनना चाहिए। 2015 से मैं वानप्रस्थी कार्यकर्ता के रूप में रहता घर में हूँ, काम समाज का कर। आखिरी सवाल मेरा होगा कि 2050, आज 2025 है, हम जब 2050 देखते हैं, अगले 25 सालों में आप एकल को कैसे देखते हैं? राष्ट्र निर्माण के काम में एकल कितना प्रभावी होगा और हम भारतवासी कहाँ हों? एकल हमेशा ही काम करता रहे, इसी रूप में करता रहे, ये तो होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि जो काम एकल कर रहा है उसका परिवर्तन समाज में दिखना चाहिए, समाज स्वयं खड़ा होना चाहिए। ये आवश्यकता समाज को ख़त्म होनी चाहिए कि अमेरिका से पैसा आ रहा है, दिल्ली से पैसा आ रहा है। वो समाज गांव के जो लोग हैं वो स्वयं खड़े हों, स्वावलंबी हों, हर चीज़ की चिंता वो स्वयं करें। इसकी कल्पना माननीय श्याम जी ने की है और हमारे मन में भी ये बैठी हुई बात है कि समाज को स्वावलंबी बनाना। हम तो एकल में हमेशा बात करते हैं कि एकल का उद्देश्य ये है कि गांव का बालक पढ़ाई करने के बाद शहर की किसी झुग्गी बस्ती में आकर ना रहे, वो गांव में ही अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करे। हमारा सपना वो है, जिस दिन वो हो जाएगा तो बाकी सारी चीज़ों की क्या ज़रूरत, तब एकल के काम की भी शायद ज़रूरत नहीं होगी। उस स्थिति को अचीव करना चाहिए। शहर के लोग हर समय सहायता भेजते रहें, ये आदर्श स्थिति नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे हमारे साथ सुमन धीर जी, जिन्होंने बताया कि कैसे हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं, और साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ कि हमें जो एकल का काम है वो अपने आप में स्वावलंबी होना है, ताकि हम ऐसा काम करें कि हम अपने गांव, अपने घर को आगे बढ़ाएं, स्वयं को आगे बढ़ाएं और इस देश को आगे बढ़ाएं।